बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आँखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज भी जब हम अपना प्रोग्राम ये रिकॉर्ड करेंगे तो इस प्रोग्राम के ऊपर जब हम गुफ्तगू करते हैं तो हम उस गुफ्तगू का अंदाज़ा ये लगाते हैं कि हमारी जो पब्लिक है उसको इस वक्त किन इश्यूज़ के ऊपर एड्रेस करने की ज़रूरत है, या क्या ऐसे मामलात हैं जो हमारी व्यूअरशिप या हमारे जो नाजरीन हैं वो उसको समझना चाह रहे हैं या उसको देखना चाह रहे हैं। तो आज का हमारा मौजू ये होगा कि एस्थेटिक प्रोसीजर्स, स्किन ट्रीटमेंट ये क्या है और कैसे होता है, इसकी डोमेन क्या है, क्राइटेरिया क्या है। एस्थेटिक फिजिशियन जो होते हैं ये किस तरह आपकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं, बरकरार रखते हैं, और किस तरह आपके जो बिगड़े हुए कलर्स होते हैं उनको ये बैलेंस में लाते हैं। आपकी बिगड़ी हुई जो शख्सियात होती हैं उसको ये ऐसा रंग देते हैं कि वो पहचाना भी नहीं जा सकता। और कुछ लोग ये होते हैं कि उनको झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, उनका चेहरा ढलक जाता है, उनकी स्किन ख़राब हो जाती है। एक एस्थेटिक फिजिशियन जो है वो उसमें कैसे रोल प्ले कर सकता है और आपकी खूबसूरती को कैसे बरकरार रखता है, इन सारे मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए आज मैंने अपने स्टूडियो में जिस मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस, मोस्ट यंगेस्ट और मोस्ट एक्सपीरियंस शख्सियत को दावत दे रखी है। किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर कंदील रिदा, जो कि कंसल्टेंट एस्थेटिक फिजिशियन हैं और अपना काम जारी रखे हुए हैं और एस्थेटिक के जितनी भी एडवांसमेंट दुनिया में होती है उस पर मजबूत ग्रिप रखे हुए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया और शॉर्ट नोटिस के ऊपर टाइम दिया। डॉक्टर साहब, जब भी कोई गेस्ट मेरे प्रोग्राम में होता है तो मेरा पहला सवाल उससे यही होता है कि वी वुड लाइक टू नो अबाउट योर पर्सनैलिटी, योर एजुकेशनल जर्नी, कि आप कितनी मुश्किलात, कितनी हडल्स के बाद आज यहाँ पे मौजूद हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने इनवाइट किया मुझे अपने प्रोग्राम पे और बहुत ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी। अच्छा, जैसे एक नॉर्मल स्टूडेंट की जर्नी स्टार्ट होती है, मेरी भी जर्नी ऐसे ही स्टार्ट हुई। जैसे माँ बाप डाल देते हैं माइंड में कि भाई आपने डॉक्टर ही बनना है, तो बचपन से माइंड में यही था कि डॉक्टर ही बनना है। ठीक है। तो फिर आई डिड माई ओ लेवल्स और उसके बाद मैंने इसमें स्ट्रेट एज दिए और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैंने मेडिकल ही परसू करना है। ठीक। फिर उसके बाद मैंने एफएससी को परसू किया, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी से मेरी एफएससी थी। फिर एंट्री टेस्ट पास किया एंड देन आई वेंट इनटू द मेडिकल स्कूल। और एमबीबीएस के दौरान भी मेरा यही क्राइटेरिया था कि भाई आगे कुछ ना कुछ करना है। हमेशा से एक पैशन था माइंड में कि कुछ ना कुछ करना है, ऐसे बैठे नहीं रहना। जैसे मोस्टली लोग क्या करते हैं, एमबीबीएस करके दे गेट मैरिड और उसके बाद कुछ नहीं करते, लेकिन वो जो पैशन था वो हमेशा माइंड में था कि कुछ ना कुछ करना है। फिर उसके बाद मैं चाहती थी कि मैं गायनी में जाऊँ। जब मेरी हाउस जॉब थी जिना हॉस्पिटल से मैंने हाउस जॉब की और मैं गायनी को परसू करना चाहती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरा उसके अंदर इंटरेस्ट कम होता गया। थोड़ी सी टॉक्सिसिटी मुझे नज़र आई इस प्रोफेशन में और थोड़ा हेक्टिक था। मेरी जो पर्सनालिटी के हिसाब से मुझे थोड़ा हेक्टिक लगा। फिर ऑल ऑफ अ सडन मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ डर्मेटोलॉजी की तरफ और फिर मैंने इसमें ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी विदाउट थिंकिंग कि मैंने आगे क्या करना है, इसको परसू करना है या नहीं करना। आई जस्ट वेंट विद द फ्लो। मैंने कहा देखती हूँ, पहले अपने पैशन को चेक करूँ कि मुझे किस चीज़ में जो है वो थ्रिल मिलती है, कि मैं जिस काम को करने में मुझे मज़ा आने लगे। फिर मुझे डर्मेटोलॉजी को करने में मज़ा आने लगा। मैंने एस्थेटिक्स के अंदर उसके अंदर गई, जो उसकी बेसिकली उसकी ब्रांच है डर्मेटोलॉजी की। एस्थेटिक्स की प्रैक्टिसेस में जो मैंने फील किया कि भाई इसको तो प्रॉपरली बंदा परसू कर सकता है और थकता नहीं है, यू एंजॉय डूइंग दैट। और फिर मैंने इसके अंदर ट्रेनिंग्स ली। देन आई डिड माई डिप्लोमा इन डर्मेटोलॉजी और अब माशाल्लाह से मैंने अपने 2 क्लिनिक इस्टेब्लिश किए हुए हैं। एक लेक सिटी में है और एक पीआईए पे है, द डर्मा एस्थेटिक्स। ठीक है। डॉक्टर साहब, बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स आपके पास आते होंगे कि डॉक्टर साहब मेरा रंग काला है, मुझे गोरा करना है, तो कैसे करते हैं? ऐसा ही है। सबसे पहले तो एक बेसिक चीज़ ये है कि आप क्लाइंट की काउंसलिंग बहुत अच्छी करें। अगर तो क्लाइंट को फील हो रहा है कि उनका रंग काला है, सबसे पहले तो आपने देखना है कि उनका बेसिक कलर क्या है, उनकी कलर टोन क्या है। आप हमारी जो फिट्जपैट्रिक क्राइटेरिया होता है, हमारे 6 क्लासिफिकेशन होती हैं, उसके अंदर अगर तो उसका स्किन टोन आप जज करते हैं कि पहले लाइटर था फिर डार्कर हुआ, तो फिर तो हम ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन इफ़ ही लुक्स गुड इन हिज ऑन स्किन टोन, तो फिर उसको हम कोशिश करते हैं काउंसिल करने की कि यू आर गुड, बस आपने इसको मेंटेन रखना है, इवन टोन रखना है।
इसके लिए फिर हम डिफरेंट प्रोसीजर्स करवा देते हैं कि क्लाइंट बहुत ज़्यादा हमें कंपेल करे कि नहीं मुझे तो इसमें लाइटर टोन्स करवानी है, तो फिर हम ऑब्वियसली ये जो है वाइटनिंग ड्रिप्स, ग्लूटाथायोन एंड विटामिन सी की ड्रिप्स की तरफ लेके जाते हैं। इसके साथ साथ हम कुछ कार्बन पील ट्रीटमेंट्स या क्यूसिश लेजर्स, इस तरह पिगमेंटेशन को डील करने के लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हम उनको ऑफर कर देते हैं। ठीक। डॉक्टर साहब, लोग ये कहते हैं कि ऐसे इंजेक्शन हैं जो एक दफ़ा लगाएं तो बंदा परमानेंटली गोरा हो जाता है, क्या इसमें क्या रियलिटी है? अच्छा, ये बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है। लोग हमारे पास आते कहते हैं हमें एक ट्रीटमेंट करें हमें चिट्टा कर दें, एक ट्रीटमेंट करें हमारी रिंकल्स को दूर कर दें, बस हमें एक ही सेशन, हमारे पास और टाइम नहीं है, हमारी शादी है, हमारा फंक्शन है, व्हाटएवर, हमें बस एक ट्रीटमेंट के अंदर अंदर ठीक कर दें, तो ये पॉसिबल नहीं है। देखिए, जो चीज़ भी आपको ड्रेस्टिक इफेक्ट देती है वो हमेशा आपके लिए नुकसानदायक होती है। आप हमेशा कंटिन्यूटी के साथ, सेशंस के साथ हम स्किन को इम्प्रूव करते हैं। लाइक 4 to 6 सेशंस आर मैंडेटरी, कि आपने इतने सेशंस के अंदर आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूवमेंट लेके आनी है। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको 100% इंप्रूवमेंट दे। देयर विल ऑलवेज बी 80 to 90% आपकी इंप्रूव हो जाती है स्किन। आप उसमें सेशंस लेते हैं 4 to 6 और उसमें हम कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं। ठीक। डॉक्टर साहब, इंजेक्शन के जरिए जो रंग गोरा किया जाता है, अच्छा, इसको मेंटेन रखने में कितना टाइम बरकरार होता है और कितनी दफ़ा ये इंजेक्शन लगाना? अच्छा, होता ये है कि इसमें डिफरेंट आते हैं हमारे पास, बेसिकली डिफरेंट फॉर्मुलेशंस आती हैं। अगर हम बहुत अच्छी फॉर्मुलेशन यूज़ करते हैं तो इसका इफेक्ट बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। मिनिमम भी इसके 6 सेशंस तो आपको रिक्वायर्ड है, और मैक्सिमम 10 सेशंस आप लेते हैं वाइटनिंग ड्रिप्स के विद 2 to 3 वीक्स गैप। और उसके बाद मेंटेनेंस सेशन भी आपको लेना चाहिए। आई विल ऑलवेज रिकमेंड माई क्लाइंट्स कि आप एक दफ़ा आपने ले लिया, प्रॉपर कोर्स फॉलो कर लिया, उसके बाद मेंटेनेंस सेशंस पे भी जाएं। ये आपने कर लिया, लेकिन अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आपकी स्लीप साइकिल अच्छा नहीं है, आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, तो आपको कभी भी उस लेवल की इंप्रूवमेंट नहीं मिलेगी। क्योंकि यू शुड फॉलो योर पोस्ट केयर एज वेल। अगर आप सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, हाइड्रेशन अच्छी रख रहे हैं, हर चीज़ आपका प्रॉपर है, तभी स्टैटिक ट्रीटमेंट का रिजल्ट भी तभी आता है। तो ये कोई मिरेकल नहीं है, तो यू हैव टू एडजस्ट एवरीथिंग विद दैट। ठीक। डॉक्टर साहब, वो लोग जो इंजेक्शन ना लगवाना चाह रहे हो, क्या कुछ ऐसी क्रीम्स और कुछ ऐसी टैबलेट या ओरल मेडिकेशन भी होती है जो उसके कलर को बूस्ट अप कर सकती है? देखिए, बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे पास वो मिक्स क्रीम्स और वाइटनिंग क्रीम्स लगवा के आते हैं। स्टीरॉयडल क्रीम, पूरी स्किन का बेड़ा गर्क हुआ होता है, पतली हो जाती है, वेन्स प्रोमिनेंट होती हैं, वो बेसिकली आपको और ज़्यादा डेंजर की तरफ लेके जा रही होती है। क्योंकि जब आपको यूवी एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है तो मिलाजमा की कंडीशंस विजिबल होती हैं, इवन स्किन कैंसर्स भी आ रहे हैं। तो हम कभी भी ऐसी चीज़ नहीं रिकमेंड करते जो आपको फ़ौरन वाइट कर दे। हम क्या करते हैं, मेडिकेटेड क्रीम्स दे देते हैं, लेकिन वो जस्ट आपको इवन टोन करती हैं, ताकि आपकी स्किन जो है ना वो ग्लो करे, वो हेल्दी स्किन को प्रमोट करते हैं। हम कभी भी वाइटन अप करने को नहीं कहते कि भाई ये लगाएं और चिट्टा हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हेल्दी स्किन इट शुड बी योर गोल, नॉट द वाइट स्किन। ठीक। तो डॉक्टर साहब, आज के दौर में अगर हम ये कहें कि व्हाट आर द मोस्ट पॉपुलर नॉन सर्जिकल एस्थेटिक प्रोसीजर, अगर 2026 में बात करें तो वो कौन से ऐसे प्रोसीजर्स हैं? अच्छा, जो नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स है ना, इसमें आजकल ये जो है प्रोफाइलो एंड स्कल्प्ट्रा, और इसके अलावा ये जो बॉटॉक्स एंड फिलर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। जो मेरे पेशेंट्स के अंदर मैं देख रही हूँ कि वो कहते हैं हमें आके, हमें भाई पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स इंजेक्ट करवाना है। एस्थेटिक का पेशेंट इज़ वेरी नॉलेजेबल, ही हैज़ डन ऑल हिज रिसर्च फ्रॉम होम, और आपके पास आएगा, बताएगा भाई मैडम यही करवाना है, ये कर दें हमें। तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि आप उसको रिकमेंड करें, वो अपना खुद का डॉक्टर है, और काउंसल भी इतना नहीं करना पड़ता, काउंसल ही नहीं करना पड़ता वो। और ये मैडम ये रिंकल्स हैं, इसके लिए मुझे बॉटॉक्स कर दें, ये मेरा वॉल्यूम लॉस हो रहा है, इसके लिए मुझे फिलर कर दें, थोड़ी रिजुविनेशन चाहिए तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स और PDRNs कर दें। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। ठीक, ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई भी प्रोसीजर जो एस्थेटिक काम करते हैं, इसकी ड्यूरेशन मिनिमम और मैक्सिमम कितनी होती है, कितने टाइम के लिए इसको मेंटेन रखा जा सकता है? देखिए, अगर हम बात करें तो हमने जैसे बताया कि 4 to 6 सेशंस, तो ये ऑटोमेटिकली आपके 4 to 5 मंथ्स निकल जाते हैं इसी प्रोसीजर के अंदर। फिर आप मेंटेनेंस कैसे करते हो कि ऑन द गो आपने एक सेशंस ले लिए, और फिर आप क्या 2 to 3 मंथ्स के बाद एक मेंटेनेंस सेशन ले लेते हैं, फिर 3 मंथ्स, क्योंकि हमारी जो इन्वायरमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा वो पोल्यूशन है, टॉक्सिन्स हैं, स्मॉग है, तो और आपको मेंटेन रखना पड़ता है। अगर आप मेंटेन नहीं रखते तो जैसे हाउस वाइफ्स हैं या वर्किंग फीमेल्स हैं, उनकी स्किन ऑटोमेटिकली डल होती जाती है। तो जैसे खाना आप रोज़ खाते हैं, इसी तरह आपको स्किन को भी रोज़ जो है खुराक कुछ ना कुछ देनी पड़ती है, आपको मेंटेन करना पड़ता है। तो मेंटेनेंस सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज़ फॉर लाइफ टाइम नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे हम ये कहते हैं कि फेशियल और हाइड्रा फेशियल दोनों में अगर कोई फ़र्क समझे तो कैसे समझे?
अच्छा, जो फेशियल है ना, जो लोग अरसा कदीम से करवाते आ रहे हैं सैलून्स के अंदर, उसमें यूज़ होती हैं ब्लीचिंग एजेंट्स। ब्लीचिंग एजेंट्स हमेशा एक हार्मफुल सब्सटेंसेस होती हैं जो आपकी स्किन को और इरिटेट कर देती हैं और बिल्कुल थिनिंग की तरफ ले जाती हैं। अब उसकी निस्बत जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं, हम मेडिकेटेड चीज़ें यूज़ करते हैं, फेस वॉशेस, क्लिनजर्स, और उसके साथ हाइड्रा फेशियल्स को कंबाइन करते हैं। बेसिकली हाइड्रा फेशियल एक मेडिकेटेड फेशियल है जिसके अंदर आपको सक्शन भी मिलेगी, आपकी प्रॉपरली वाइट हेड ब्लैक हेड क्लेंस हो जाते हैं, स्किन को ग्लो भी मिलती है। इसमें पील्स भी हम ऐड ऑन करते हैं। तो और जाहिर सी बात है, एक क्रीम्स वाला फेशियल और एक मेडिकेटेड फेशियल जिसके अंदर सारे प्रॉप सैनिटाइज होते हैं, ग्लव्स पहन के वो प्रोसीजर किया जाता है, तो वो ज़्यादा अच्छा हुआ ना एज़ कम्पेयर टू जस्ट क्रीम लगा दी। और वक्ती तौर पे तो लगता है क्लाइंट को कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया, मैं तो बहुत खूबसूरत हो गई हूँ, लेकिन 2 से 3 दिन के बाद उसकी स्किन और ज़्यादा जो है वो ख़राब हो जाती है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये कि आप लॉन्ग टर्म जो चीज़ है ना उसको टारगेट करें कि भाई हमारी स्किन के लिए लॉन्ग टर्म कौन सी चीज़ बेनिफिशियल है, एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म गोल्स रख के कि भाई अभी मुझे वाइटन अप कर दो, बस ये चीज़ आपने देखनी होती है। दूसरा डॉक्टर साहब, अगर मेल और फीमेल की बात करें तो दोनों में हाइड्रा फेशियल करने में कोई फ़र्क होता है या केमिकल का यूज़ डिफरेंट होता है? जी बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं होता। इवन के जो बोथ जेंडर्स आर वेरी मच कंसर्निंग। अब तो मैन बहुत ज़्यादा कंसर्न है अपनी स्किन को लेकर, ये बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि योर पर्सनैलिटी स्टार्ट्स फ्रॉम योर स्किन। तो अगर वो अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम नहीं करता तो जाहिर सी बात है वो जो मर्जी जितना मर्जी हाईली क्वालिफाइड हो, लेकिन यू हैव टू लुक गुड। तो अब सेम प्रोसीजर है, सेम तरीके से करते हैं। हाँ, कुछ प्रॉप्स को हम यूज़ किसी फेस पे करते हैं और किसी फेस पे नहीं करते। जैसे कि ऑलरेडी एक स्लिमर फेस है, टोन्ड अप फेस है, तो उसके लिए फिर जॉ लाइन को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा अल्ट्रासोनिक प्रॉप्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हाइड्रा फेशियल में हम लिम्फेटिक ड्रेनेज करवा के कंटोर भी कर रहे होते हैं फेस को। तो सेम प्रोसीजर है, लेकिन कुछ प्रॉप्स हम डिफरेंट कर सकते हैं, लेकिन वो फीमेल्स में भी और मेल्स में भी, डिपेंड ऑन द फेशियल सिमेट्री। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर कोई आम बंदा ये समझना चाहे कि बोटॉक्स में क्या होता है और ये किस तरह इंजेक्ट होते हैं? अच्छा, बोटॉक्स में ना बोट्यूलिनम टॉक्सिन होता है। अगर सादा अल्फाज में बताया जाए तो ये एक जहर है, लेकिन ये ऐसा जहर है जो कि मसल्स के दरमियान की कॉन्ट्रैक्शंस को कम करता है। ठीक है। इसमें बेसिकली एक एसिटाइलकोलिन हार्मोन होता है, न्यूरोट्रांसमीटर है, उसको हम इनहिबिट कर देते हैं। तो जब उसको इनहिबिट करते हैं तो मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। जो आपके 2 तरह के रिंकल हैं, एक स्टैटिक रिंकल्स हैं, एक डायनेमिक। स्टैटिक जो हर वक्त आपके फेस पे रहते हैं, डायनेमिक जब आप कोई मूवमेंट करते हैं, बात करते हैं, तो वो चेंज होते हैं। तो बेसिकली डायनेमिक रिंकल्स के लिए बेस्ट होता है। कोई अब लोगों को नहीं पसंद, पहले लोग कहते थे भाई यहाँ जिसकी लाइनें हैं बड़ा खुशकिस्मत है, यहाँ लाइनें। अब लोग कहते हैं नहीं भाई, हमें अपने फेस पे कोई लाइंस नहीं चाहिए, हमें एक प्रॉपर कैनवस चाहिए फेस का। तो फोरहेड लाइंस के लिए यहाँ साइड्स पे जो क्रॉस फीट बन जाते हैं, जैसे वो कवे के पंजे होते हैं, उस तरह उसको नाम दिया हुआ है, अब बनी लाइंस बन जाएंगी, उसके लिए लोग प्रेफर करते हैं कि हम बोटॉक्स करवा लें। लेकिन ये एक टेम्प्रेरी प्रोसीजर है, तकरीबन मैक्सिमम ये 8 मंथ्स तक चलता है, उसके बाद आपको मेंटेनेंस सेशन लेना पड़ता है। और इसमें ये है कि आपको जो लुक चाहिए होती है ना आपकी फेस की, वो आपको मिल जाती है। ठीक है। अगर हम कॉम्प्लिकेशन ऑफ बोटॉक्स की बात करें तो क्या हो सकती है, यानी इसकी पेचीदगियाँ क्या हो सकती है? देखें, हर एस्थेटिक प्रोसीजर जिसमें इंजेक्टेबल यूज़ हो रहा है, सबसे पहले तो उसमें थोड़ी रेडनेस, स्वेलिंग, एरिथेमा क्रिएट होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली बोटॉक्स की बात करें तो समटाइम जब हम यहाँ पे आईब्रोज के अपर साइड पे इंजेक्ट करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको केयर की ज़रूरत होती है। जिस बंदे का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है वो क्या करता है, आईब्रो का टोसिस करवा देता है। बेसिकली टोसिस ऑफ द आईलिड हो जाती है, आपका ये मसल्स को आप इतना पैरालिसिस कर देते हो कि गिर जाती है आँख, ठीक है। बेल्स पाल्सी कुछ लोग क्रिएट करवा देते हैं, बेसिकली आपके ऐसी जगह पे इंजेक्ट कर देते हैं जहां पे आपको पता ही नहीं फेशियल की सिमेट्री क्या है, एनाटॉमी क्या है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर से ही इंजेक्ट करवाएं। अगर उसे नहीं पता मसल्स कहाँ पे, वो गलत इंजेक्ट कर गया, आपको तो उस टाइम वक्ती तौर पर लगेगा बहुत इसने चीप प्रोसीजर कर दिया है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका जो फेस की सारी सिमेट्री खराब हो जाएगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, फिलर्स और बोटॉक्स में फ़र्क क्या होता है? अच्छा, ये बड़ा लोग मुझसे पूछते हैं। अब लोगों को लगता है जब बोटॉक्स है ना वो लिप्स का बोटॉक्स है, लिप्स को बड़ा करने के लिए, ये बहुत मिसकंसेप्शन है। फिलर्स बेसिकली इसके नाम से पता लग रहा है फिल करने वाली चीज़। इसमें क्रॉस लिंक्ड हाइलुरोनिक एसिड यूज़ होता है कि जहां आपको डेप्थ मिल रही है उसको आपने बेसिकली फिल अप करना है, जैसे गुब्बारे के अंदर हवा भरनी है, राइट। अगर आपके ये नेजोलेबियल फोल्ड और मैरियोनेट लाइंस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, आपको चाहिए कि भाई मेरे चीक्स पे फैट कम है, मुझे थोड़ा सा इसको और ग्लो अप कर दूँ, तो आप फिलर्स यूज़ करते हैं। लेकिन बोटॉक्स ऑपोजिट है बिल्कुल। अगर आपकी लाइंस बहुत ज़्यादा हैं, आपको ये प्रॉपरली इनको स्ट्रेट
करना है, आपको प्रॉपर इसको ख़त्म करना है, तो आप बोटॉक्स यूज़ करते हैं। इनको हम कंबाइन करते हैं। बोटॉक्स हमेशा अपर फेस के लिए और फिलर हमेशा लोअर फेस के लिए बहुत अच्छा इफेक्टिव है, लेकिन इसमें टेक्निक्स डिफरेंट हो जाती हैं। कुछ कैनुला टेक्निक्स होती हैं, सिरिंजेस टेक्निक होती हैं, वो फिर आगे की बात है। लेकिन बेसिक डिफरेंस ये है कि एक वॉल्यूम बढ़ाता है और एक मसल्स को रिलैक्स करता है। ठीक है डॉक्टर साहब, हमने देखा कि एजिंग के बड़े मसाइल हैं लोगों को ना, एजिंग को एस्थेटिक जो है वो किस तरह उसको ट्रीट करती है? एजिंग, देखिए एजिंग जो है ना, बेसिकली आपकी आ क्यों रही है? आपके स्किन के अंदर दो चीज़ें हैं, कोलेजन एंड इलास्टिन। जब आपका कोलेजन एंड इलास्टिन कम हो जाता है, आपकी स्किन सैगी हो जाती है। स्किन सैगी हो जाती है, उसको हमने बेसिकली टारगेट करना है। जितने एस्थेटिक प्रोसीजर्स हैं उसमें एक ही चीज़ टारगेट कर रहे हैं। मैं अपने बच्चे, अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ, भाई आपसे कोई पूछता है कि किस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं, किस चीज़ को इंप्रूव कर रहे हैं, कोलेजन एंड इलास्टिन। जितनी एस्थेटिक प्रोसीजर्स हैं, अगर हम अर्ली एजिंग आ रही है, अर्ली एजिंग को तो हम बहुत बेसिकली पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, PRPs, माइक्रो नीडलिंग, मीजोथेरेपी से टारगेट कर देते हैं। थोड़ा सा बाद में अगर 40-30 प्लस फीमेल आई है तो ऑब्वियसली फिर हमें प्रोफाइलो, स्कल्प्ट्रा, इस तरह के प्रोसीजर करके उसको थोड़ा लिफ्ट अप करना पड़ता है। इसके अलावा और भी बड़े अच्छे प्रोसीजर जैसे RF माइक्रो नीडलिंग और हाइफू है, इससे भी आप फेस को लिफ्ट अप कर सकते हैं। ये सारे प्रोसीजर आपकी स्किन को रिजुविनेट करने के लिए ही बने हैं और ये मेडिकली FDA अप्रूव्ड हैं सारे। ठीक है, और इनसे फ़ायदा होता है? इनसे हमेशा फ़ायदा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा आजकल आपके पास काफ़ी फीमेल्स आती होंगी जो डबल चिन के साथ आती हैं, तो डबल चिन का एस्थेटिक के प्रोसीजर्स के अंदर क्या इलाज है? देखें, डबल चिन भी इसी वजह से आ रही है कि आपको सैगीनेस हो रही है, आपका कोलेजन। अब बहुत सारी औरतें क्या करवाती रहती हैं, सारी उम्र वैक्सिंग करवाती रहती हैं, उससे क्या होता है उनकी स्किन सैगी हो जाती है, लिफ्ट अप नहीं हो पाती, बिल्कुल लॉस्ट हो जाता है उसका वॉल्यूम। फिर हम कुछ प्रोसीजर्स हैं जिसमें हम बेसिकली लेमन बॉटल, लिपोलिटिक इंजेक्शन, फॉस्फेटाडाइलकोलिन इंजेक्शंस इंजेक्ट करते हैं और साथ फिर हम हाइफू के प्रोसीजर्स या RF माइक्रो नीडलिंग के प्रोसीजर्स करके उसको लिफ्ट अप करते हैं, टाइटन अप करते हैं। तो ये कुछ प्रोसीजर हैं जिससे हम कर सकते हैं इसको बेहतर। हाइफू बेसिकली हाई इंटेंसिटी फोकस अल्ट्रासाउंड है और उससे आप लिफ्ट अप कर देते हो, आपके मस्कुलर एस तक जाता है, बेसिकली वो फैटी लेयर्स को भी टारगेट करता है। और ये परमानेंट होता है या बार बार इसको मेंटेन करना पड़ता है? जैसे मैंने आपको पहले बताया, कुछ भी परमानेंट नहीं है। एस्थेटिक्स में या मेडिकल किसी भी फील्ड में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती, आपको मेंटेनेंस सेशंस लेने ही पड़ते हैं। अब इसका जो रिजल्ट है वो 3 मंथ्स तक आता है और ये 6 मंथ्स तक लास्ट करेगा। उसके बाद आपको मेंटेनेंस सेशन लेना ही पड़ेगा, कोई भी चीज़ फॉर लाइफ टाइम नहीं है। ठीक है। अच्छा, एस्थेटिक प्रोसीजर्स के अंदर कौन से ऐसी डिजीजेज या कौन से ऐसे क्लाइंट हैं कि जिनका ट्रीटमेंट थ्रू प्लास्टिक सर्जरी करवाना पड़ता है? प्लास्टिक सर्जरी जैसे कि कोई आपको जैसे एक्सीडेंटल केस आ जाता है हमारे पास कि भाई मुझे बचपन में इंजरी हुई थी, मेरा प्रॉपरली डेप्थ ही लॉस्ट हो गई है, एपिडर्मिस की डर्मिस की लेयर्स ही लॉस्ट हो गई हैं, तो फिर आपको ग्राफ्टिंग करवानी पड़ती है। आपको स्किन ग्राफ्टिंग अब प्लास्टिक सर्जरी की डोमेन है, आपको उधर रेफर करना पड़ेगा। इसी तरह अगर किसी के बाल कम है या बाल झड़ रहे हैं, रूट ही नहीं है, फॉलिकल ही नहीं है, तो हेयर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है। उसके लिए आपको किसी प्लास्टिक सर्जन के साथ अलाइन करना पड़ेगा। और भी बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जिसमें हम लाइपोसक्शन जैसे प्रोसीजर हैं। कुछ क्लाइंट हैं जिनको लिपोलिटिक इंजेक्शंस या हम कोई भी स्लिमिंग इंजेक्शन से कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते, टमी टक करवाना पड़ता है या लाइपोसक्शन के प्रोसीजर्स करवाने पड़ते हैं। फिर हमें प्लास्टिक सर्जन्स को अपने साथ अलाइन करके प्रोसीजर्स करवा सकते हैं। ठीक हो गया। एस्थेटिक प्रोसीजर्स का कोई ऐसा प्रोसीजर जो आपको बहुत पसंद हो? अच्छा, ये जो सबसे फेवरेट शुरू से जो मुझे लगता है मेरे PRP, माइक्रो नीडलिंग एंड मेसोथेरेपी कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट, ये एक ऐसी ट्रीटमेंट है जिसमें आपका अपना ही ब्लड यूज़ हो रहा है, आपके अपने प्लेटलेट्स यूज़ हो रहे हैं, कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट तो यूज़ ही नहीं हो रहा। हमेशा एलर्जी या ऑटो इम्यून रिएक्शन तब आता है जब बाहर से कोई चीज़ यूज़ होती है, आपका अपना ही ब्लड यूज़ हो रहा है, तो बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। साथ हम सीरम्स भी ऐड ऑन कर देते हैं मीजोथेरेपी में और माइक्रो नीडलिंग से, क्योंकि माइक्रो इंजरीज हो रही होती हैं, उसमें भी कोलेजन सिंथेसिस हो रहा होता है। तो ये एक बड़ी मज़े की ट्रीटमेंट है कॉम्बिनेशन, जिसके बाद मैंने देखा है क्लाइंट्स के सारे मसले सॉल्व हो जाते हैं। जैसे ग्लो चाहिए, ग्लो मिल जाता है, स्कार्स हैं, स्कार्स ठीक हो जाते हैं। जी ठीक हो गया। नाजरीन कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आएंगे तो डॉक्टर कंदील रिदा हमारे साथ मौजूद होंगी। आपकी खूबसूरती को बरकरार रखने के फार्मूलों के साथ हम ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम और आज की हमारी महवे गुफ्तगू जो मेहमान हैं डॉक्टर कंदील रिदा, कंसल्टेंट एस्थेटिक फिजिशियन और एक बहुत ही अच्छी मास्टर ट्रेनर भी हैं जो हमारे आने वाली जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रेन भी करती हैं कि वो आप लोगों को खूबसूरत कैसे रखें। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और महवे गुफ्तगू हैं। डॉक्टर साहब जैसे कि हम गुफ्तगू कर रहे थे और मैंने कोशिश की कि आपके सवालों से कई सवाल निकाल के और उसको इंटरेस्टिंग बनाया जाए ताकि लोग जो है वो उसको सुनना भी पसंद करें और वो सवालात
जो वो किसी भी तरह पूछना चाह रहे हैं, पूछ नहीं पा रहे। Yes. तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन सवालात की या उनकी अक्कासी करते हुए वो सवाल आपके सामने रखूँ। और डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने बात की कि हम पीआरपी वो आपको अच्छी भी लगती है और आपको एक प्रोसीजर है। पीआरपी में हम देखते हैं वो कहते हैं जी माइक्रो नीडलिंग भी है। एक तो ये बताएं कि पीआरपी किस किस जगह पे की जा सकती है और किस किस चीज़ के लिए की जा सकती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जो हर बंदा पूछना भी चाहता है। अच्छा, पीआरपी हम बॉडी के हर एरिया पे कर सकते हैं। ठीक है। बेसिकली पीआरपी जब स्टार्ट हुआ था, ये कार्डिक सर्जन्स ने, फिजियोथेरेपिस्ट ने ही तो स्टार्ट करवाया था। ठीक है। ये स्टार्ट इसी वजह से हुआ था कि आपके जॉइंट्स के अंदर जो इश्यूज आ रहे हैं उसके लिए, और कार्डिक सर्जरीज में, कार्डियोथोरेसिक सर्जरीज में ये यूज होता था। ठीक है। लेकिन अब क्योंकि एस्थेटिक प्रोसीजर्स में यूज हो रहा है तो इसके बेनिफिशियल इफेक्ट्स भी उतने ही ज्यादा हैं। जैसे कि अगर हमारे पास प्लेटलेट्स 3 लाख से 450 लाख में है तो ये 10 लाख पे कन्वर्ट हो जाते हैं आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है। तो इसके इफेक्ट्स स्किन के ऊपर भी बहुत अच्छे हैं, इसके इफेक्ट्स स्कैल्प के ऊपर भी बहुत अच्छे हैं। अब कुछ लोग पूछते हैं मेरे से, मैडम अगर हम यहाँ पे पीआरपी करवाएंगे फेस पे तो क्या हमारे यहाँ पे भी बाल आ जाएंगे जैसे सर पे बाल आते हैं? तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपके जहाँ पे स्टेम सेल्स ज़्यादा हैं उसी की क्वांटिटी के मुताबिक ही वहाँ पे बाल आएंगे। यहाँ पे क्योंकि आपके हेयर के स्टेम सेल्स ही नहीं है तो यहाँ पे बाल कैसे आ सकते हैं? तो ये बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन होती है। लेकिन ये हम बॉडी के किसी भी पार्ट पे कर सकते हैं। जहाँ भी आप करेंगे वहाँ पे बेसिकली प्लेटलेट्स ने आगे जाके TGF बीटा, बेसिकली ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर्स, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स, उसने बढ़ाना ही है स्किन को, उसने कोलेजन इलास्टिन की प्रोडक्शन ही को ज़्यादा करना है। ये कहीं पे भी आप इंजेक्ट करेंगे कभी आपको नुकसान नहीं होगा, हमेशा फायदा ही होता है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, माइक्रो नीडलिंग ये कितना पेनफुल प्रोसीजर होता है और इसका बेनिफिट कितना होता है? जी, अच्छा, जो माइक्रो नीडलिंग है ना, ये एक ऐसा पेनलेस प्रोसीजर है। लोगों को लगता है बहुत ज़्यादा पेनफुल है। भाई नीडलिंग के नाम से एक फोबिया है कि नीडल्स का नाम सुनते लगे दर्द होनी है, भाई हमने नहीं करवाना। एज कम्पेयर टू पीआरपी, माइक्रो नीडलिंग बहुत ज़्यादा पेनलेस प्रोसीजर है। आप समझ लें कि लाइट सी टिंगलिंग सेंसेशन होती है आपको, लेकिन इसके बहुत अच्छे बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं क्योंकि ये क्या कर रहा होता है, माइक्रो इरोजन्स कर रहा होता है स्किन के ऊपर। आपके ब्रेन को सिग्नल जाता है कि देयर इज समथिंग, जो कोई मसला आ रहा है भाई इसको रिपेयर करवाएं। तो वो जहाँ पे अगर स्कार्स हैं जैसे आइसपिक्स, बॉक्सर या रोलिंग स्कार्स हैं तो इन रिस्पॉन्स आपके खड्डों को फिल कर देता है कोलेजन से। तो ये बहुत एक लाइट सा प्रोसीजर है, लेकिन ये एक लोग तो अक्सर घर में भी लोग कर रहे होते हैं, लेकिन आई विल नेवर रिकमेंड कि आप घर में ये करें क्योंकि इसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा मॉनिटर करनी होती है। जैसे हमारी अंडर आइज की स्किन है, हमारे लिप्स के सराउंड जो स्किन है वो बहुत बारीक होती है, इस पर आपने डेप्थ को बहुत मॉनिटर रखना होता है। तो डेप्थ को कम करके या ज़्यादा करके वो एक एस्थेटिक प्रैक्टिशनर ही आपके साथ कर सकता है। ठीक, जैसे कि आपने खड्डों की बात की, कई लोग हमें मिलते हैं उनके फेस के ऊपर बचपन से ही वो पूरे खड्डे बने होते हैं। जी जी, क्या उनका ट्रीटमेंट भी होता है? यस, इस तरह के क्लाइंट्स तो हमारे पास बहुत ज़्यादा होते हैं। बेसिकली 3 तरह के स्कार्स हैं। एक आइस पिक है सुई के दाने की तरह, एक बॉक्सर है, इसके नाम से पता चल रहा है भाई बॉक्सर, मुक्के की तरह के, और एक है रोलिंग स्कार्स के पूरे फेस पे सांप की तरह स्कार्स फैले हुए होते हैं। तो तीनों टाइप की ट्रीटमेंट डिफरेंट है। आइस पिक स्कार्स के लिए हम TCA, एक पील आती है, TCA क्रॉस यूज़ करते हैं, बिल्कुल नीडल की तरह ना, उसको टूथपिक से यूज करते हैं। बॉक्सर और रोलिंग स्कार में हम सब CN, PRP और माइक्रो नीडलिंग से बहुत अच्छे तरीके से इसको इम्प्रूव करवा सकते हैं। एक और ट्रीटमेंट है CO2 लेजर, उससे भी बहुत अच्छे से डीप स्कार्स ट्रीट हो जाते हैं। तो ये वाले पेशेंट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा है। 4 to 6 सेशंस में हम इनकी 80% रिकवर करवा देते हैं स्किन। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जिससे कि आपने स्कार की बात की, एक्नी स्कार भी बहुत होते हैं लोगों को। यस, एक्नी स्कार का बेस्ट ट्रीटमेंट एस्थेटिक प्रोसीजर में क्या है? एक्ने स्कार्स, अब देखिए एक्नी जब भी आएगी उसने अपने पीछे कोई ना कोई निशान छोड़ के चले जाना है। लोगों की बड़ी आदत होती है, एक्नी आती है पिकिंग स्टार्ट कर देते हैं, हाथ से उसको निकालने की कोशिश करते हैं, उसके बाद एक खड्डा जो है वो अपीयर हो जाता है जिसको पोस्ट एक्नी स्कार कहते हैं। समटाइम पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन भी स्टार्ट हो जाती है क्लाइंट को। तो उसमें हम यही करते हैं कि हम माइक्रो नीडलिंग कर रहे होते हैं, RF माइक्रो नीडलिंग कर रहे होते हैं, और कुछ पील्स भी यूज़ करते हैं ताकि वो जो खड्डा है ना उसका फिल हो जाए। बेसिकली उसको इंजरी देनी है हमने, इंजरी देके, लेकिन कंट्रोल्ड इंजरीज से आपके ब्रेन से प्रॉपर सिग्नलिंग पाथवेज जनरेट होते हैं और आपकी वो जो कोलेजन सिंथेसिस है ना वो इंक्रीज हो जाती है, आपकी डेप्थ कवर हो जाती है। तो ये कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जो हम करते हैं एस्थेटिक्स में। ठीक, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम देखते हैं कि लोगों को हाइपर पिगमेंटेशन और मिलाजमा के इश्यूज होते हैं। एस्थेटिक प्रोसीजर में इनको ट्रीट कैसे करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो प्रेगनेंसी में तो हमने कोई प्रोसीजर करना ही नहीं है। मैं हमेशा अपने बच्चों को ये बताती हूँ कि भाई हाइड्रा, वो भी आप जिसमें रेज या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है वो कर सकते हैं, कुछ प्रोब्स, बाकी नहीं।
प्रेगनेंसी जब खत्म हो गई, डिलीवरी हो गई, उसके बाद लैक्टेशन में भी हम अवॉइड करते हैं। ठीक है। लेकिन अगर वो लैक्टेटिंग मदर नहीं है तो फिर हम प्रोसीजर्स कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपने रूट कॉज को देखना है। आप डायरेक्टली कोई भी चीज़ को स्टार्ट नहीं कर देंगे, भाई आज जो तुम पेशेंट हो, मेरे पैसे बनाने के चक्कर में यू हैव स्टार्टेड द प्रोसीजर। नहीं, ऐसे नहीं करना। पहले आपने देखना है रूट कॉज क्या है। रूट कॉज में हो सकता है उसको मिलाज़ा आ रहा है, उसको आयरन डेफिशिएंसी चल रही है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी चल रही है, विटामिन D की डेफिशिएंसी चल रही है। तो पहले उसकी मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री निकालें, उसके प्रॉपर टेस्ट करवाएं। अगर 3 मंथ्स में हो चुके हैं, लास्ट 3 मंथ्स में टेस्ट, तो उसको मोनिटर करें कि ये तो रीज़न नहीं है, तो साथ उसको मेडिकेशन स्टार्ट करवाएं। अगर सब कुछ नॉर्मल है देन फिर आप उसको कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें हम लेज़र ट्रीटमेंट्स करते हैं, क्यूसिच लेज़र्स, पिको लेज़र्स, और साथ कुछ केमिकल पील्स हम यूज़ करते हैं जो बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं। इसके साथ साथ आप वाइटनिंग मेसोथेरेपी जिसमें PDRNs अब इंजेक्ट करवाते हैं जो आपके DNA लेवल्स पे जाके चेंजेस करते हैं, तो उससे आप इसको इम्प्रूव करवा सकते हैं। ठीक है। जैसे कि डॉक्टर साहब आपने PRP की बात की, तो एक तो सिंपल PRP होती है, एक लोग कहते हैं कि एक्साजोन और बाकी चीज़ें मिलाएं, तो क्या इसमें फ़र्क क्या होता है या फ़ायदा क्या होता है? अच्छा, एक तो है जी सिंपल PRP, एक वो PRP है जिसमें हम करते हैं बायोटिन्स और मल्टीविटामिन्स के इंजेक्शंस भी ऐड ऑन करते हैं, उसको कहते हैं मेसोथेरेपी। जो एक्सोसोम्स है ना, ये PRP से बिल्कुल एक सेपरेट ट्रीटमेंट है। एक्सोसोम बेसिकली स्टेम सेल थेरेपी है। ये होता ही है कि जैसे समझ लें माँ बाप से आते हैं बच्चे, इसी तरह स्टेम सेल से आगे सेल्स रीजनरेट करते हैं कि आपने जिस चीज़ का बाप इंजेक्ट कर दिया उसी से आगे बच्चे पैदा होंगे। तो इट्स लाइक दैट कि आप इसमें क्या करते हैं, स्टेम सेल्स को इंजेक्ट करते हैं। अब 3 तरह के स्टेम सेल्स होते हैं, कुछ प्लांट से ड्राइव्ड होते हैं, कुछ ह्यूमन और कुछ बेफलोज से। आप करते क्या हैं, जो ह्यूमन बेस्ड होते हैं वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। अभी फिलहाल ये ट्रायल बेसिस पे, अभी FDA ने इसको प्रूव नहीं किया, लेकिन इसके इफेक्ट्स बहुत फिनोमिनल होते हैं। जैसे समझ लें कि अम्बिलिकल कॉर्ड से हम इसको एक्सट्रैक्ट आउट करके और उसको इंजेक्ट करते हैं, तो फ़ौरन जो बालों की ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है कि आपके जो हेयर साइकिल है, एनाजन, कैटाजन, टीलोजन, उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है कि एनाजन फेज को बढ़ा देता है। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। ठीक है। डॉक्टर साहब, अगर हम एस्थेटिक प्रोसीजर्स में ये बात करें कि टाइप्स ऑफ लेज़र, कितनी टाइप से लेज़र होते हैं और उसका फ़ायदा क्या क्या होता है? अब लेज़र्स की बड़ी टाइप्स हैं। एक तो आता है जी हेयर रिमूवल लेज़र, जिसमें बिल्कुल ही हम 808 नैनोमीटर की वेवलेंथ यूज़ करके बालों को ख़त्म कर देते हैं। एक आता है पिगमेंटेशन को डील करते हैं, पीको लेज़र, क्यू स्विच लेज़र, CO2 लेज़र्स। ये डिफरेंट है, ये पिगमेंटेशन को या आपके सीबम प्रोडक्शन को टारगेट कर रहा होता है या आपके बालों को ब्लीच कर रहा होता है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स। CO2 लेज़र जाके स्कार्स को हिट करता है, आपकी स्किन की प्रॉपर रीसर्फेसिंग करवा देता है। तो लेज़र को सुनते ही लोग कहते हैं शायद एक ही तरह का लेज़र बहुत तरह का लेज़र है। और कुछ लोगों को लगता है भाई पता नहीं क्या स्किन हमारी पतली ना हो जाए, खराब ना हो जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है। फेस वॉशेस के ऊपर जाके हम लोग ये समझते हैं कि कौन सा फेस वॉश इस्तेमाल करना चाहिए, और आपके नज़दीक सबसे बेस्ट फेस वॉश कौन सा होता है? देखिए, मैं कभी भी एक चीज़ को रिकमेंड नहीं करूँगी। मेरी स्किन डिफरेंट है, आपकी स्किन डिफरेंट है, ऑडियंस की स्किन डिफरेंट है। आप किसी की ऑयली स्किन है तो उसको वो चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जिसमें उसकी ऑयल प्रोडक्शन कम हो, जैसे कि उसके अंदर सैलिसिलिक एसिड या मेंडालिक एसिड होना चाहिए ताकि उसकी सीबम प्रोडक्शन कम हो। अब किसी की ड्राई स्किन है, अगर वो दोबारा वही वाला फेस वॉश यूज़ कर लेगा जिसमें सैलिसिलिक एसिड है, तो और ड्राई पैची स्किन हो जाएगी। तो आप वो चीज़ें यूज़ करते हो जिसमें हाइड्रोनिक एसिड हो, सिरामाइड्स हो, मॉइस्चराइजर्स हों। इसी तरह अगर किसी की कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप उसमें क्या करते हैं, अपने टी जोन पे आप ऑयल वाला यूज़ करते हो और रेस्ट ऑफ द एरिया पे आप ड्राई स्किन वाला फेस वॉश यूज़ करते हो। तो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यू हैव टू चेक द इंग्रेडिएंट्स। अगर आपके इंग्रेडिएंट्स प्रॉपर नहीं हैं उस फेस वॉश के, तो फिर वो आपकी स्किन की टाइप के ऊपर नहीं जाता। ठीक। कुछ लोग जो है वो उनको स्किन जो फेस वॉश होता है वो यूज़ करना ही नहीं चाहते, वो सोप का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो सोप का इस्तेमाल स्किन को डैमेज करता है? देखिए, मैं कभी भी नहीं कहूँगी, क्योंकि अरसा कदीम से लोग फेस वॉशेस, सोप्स सब कुछ यूज़ करते आ रहे हैं। तो सोप्स भी बेसिकली आपने उसमें देखना होता है, मेडिकेटेड सोप्स भी आते हैं। जैसे कि अगर आपको एक्ने का मसला है तो आप मेडिकेटेड सोप यूज़ कर लें, आपको मिलाजमा का मसला है आप कुछ इस तरह के यूज़ करें जिसमें कोजिक एसिड हो, विटामिन सी हो। तो आपने देखना होता है फॉर्मुलेशंस क्या हैं, आइदर सोप में हो या फेस वॉशेस में हो। फॉर्मुलेशंस पे डिपेंड करती है सारी चीज़, लेकिन वो एक लोकल चीज़ अगर यूज़ करेंगे ऑब्वियसली देयर विल बी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन फेस। ठीक। सुबह सुबह उठ के फेस के ऊपर फ्रेश लेमन का मलना, क्या ये स्किन को डैमेज करता है या फ़ायदा दे सकता है? देखें, अब आपका स्किन की pH आपको पता है कि 4.5 से 5.5 है, आपने उसके ऊपर डायरेक्ट सिट्रिक एसिड डाल दिया
और वो आपको नहीं पता, विदाउट पैच टेस्ट आपने नहीं देखा कि उसके आपके स्किन के ऊपर उसके क्या इफेक्ट्स आएंगे, आपने डायरेक्टली उसको डाल दिया, हो सकता है वो आपको बर्निंग कॉज कर दे, हो सकता है पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन कॉज कर दे। अब लोग करते हैं टोटके फॉलो, मॉर्निंग शो देखा, टोटका फॉलो किया, स्किन को बर्बाद कर दिया। आप हमेशा इसको डाइल्यूट करके पहले पैच टेस्ट करके देखें। पैच टेस्ट या तो कान के पीछे या अपर आर्म पे, आप जो छुपे हुए एरियाज हैं वहां पे करके देखते हैं। अगर तो आपकी स्किन को सूट करती है वो चीज़, फिर आप यूज़ करें। फेस पे कोई भी चीज़ डायरेक्ट यूज़ ना करें। हैंड्स एंड फीट पे आप कर सकते हैं, लेकिन मैं कभी भी ऐसी चीज़ें रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि वो डाइल्यूटेड फॉर्म में तो काम कर जाएंगी, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म पे यू नेवर नो, देयर विल बी सम ऐसे डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स जो बाद में आप रिकवरी ना कर सके। तो वो नहीं करना चाहिए। मैं तो कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी। ठीक है, अगर हम ये बात करें कि एक स्किन को हेल्दी बनाने के लिए अगर कोई न्यूट्रिशन अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहे तो वो होम रेमेडी के तौर पे कौन सी ऐसी चीज़ें खाए जिससे उसकी स्किन चमकती दमकती नजर आए? चमकती दमकती। अच्छा देखिए, अब हमारे हमारे फोर फादर्स, हमारे घर वाले हमें बचपन से कहते हैं भाई फल खाओ, फ्रूट खाओ, पानी ज़्यादा पियो, तो वो गलत नहीं कहते। जब आपका हाइड्रेशन लेवल बहुत अच्छा होता है, आप फ्रूट्स इनटेक करते हैं, मल्टीविटामिन्स आपकी बॉडी में पूरे हैं, आप नींद पूरी ले रहे हैं, तो आपकी स्किन ऑटोमेटिकली ग्लो करती है। आप नमाज पढ़ते हैं जो हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो ऑब्वियसली आपकी स्किन ग्लो करती है। लेकिन अगर आपको एजिंग इफेक्ट आ रही है साथ साथ, तो आप डिफरेंट प्रोसीजर्स की तरफ जा सकते हैं, इसमें कोई ममानियत नहीं है, आप करवा सकते हैं। ये आपके लिए ही है और आपके लिए ही बना है। तो ब्यूटी टेक सम एनर्जी, और इसके लिए कुछ एफर्ट्स तो करनी पड़ती हैं। ठीक है, स्लीप साइकिल और स्किन का आपस में क्या लिंक है? क्या लिंक है? देखें, अगर हम देखें सर्कैडियन रिदम के मुताबिक, अगर देखें रात को सोना और दिन को जागना, अल्लाह ताला ने रात बनाई सोने के लिए। अब जो लोग रात को जागते हैं और दिन को सोते हैं, उनका स्लीप साइकिल ही डिस्टर्ब है। एंजाइटी, डिप्रेशन, पानी प्रॉपर नहीं पिएंगे, खाना नहीं प्रॉपर खाएंगे, इकट्ठा करके लाइक 1-2 मील्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे अपने मील्स खाने को, तो ऑटोमेटिकली उनकी स्किन ख़राब ही होनी है। तो स्लीप साइकिल आपका अच्छा है, आप मॉर्निंग में उठें, उस टाइम आप पानी पिएं, खाना अच्छा खाएं, फ्रूट्स इनटेक रखें, तो ऑब्वियसली आपकी स्किन ग्लो करेगी। ये बहुत ज़्यादा लिंक्ड हैं आपस में चीज़ें। जब भी आप गलत प्रैक्टिसेस करना स्टार्ट कर देते हैं अपनी लाइफ में, तो आपकी सारी लाइफ ही खराब हो जाती है, आप कोई भी काम करने के काबिल नहीं रहते, एनर्जीज लेवल्स ही कम हो जाते हैं। ठीक हो गया। कुछ लोग जो है वो बॉडी की ऑयलिंग करते हैं, बॉडी मसाज या ऑयलिंग, ये आपकी स्किन को कुछ फ़ायदा दे सकते हैं? ऑयलिंग और जो बॉडी मसाजेज है ना, मैं यही कहूँगी एक मॉइस्चराइज़र का काम करती हैं। जो लोग कहते थे ना ऑयल लगाने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये एक मिथ है। ऑयलिंग इज़ समथिंग कि आप मॉइस्चराइज कर रहे हो बॉडी को, जैसे कि आपने उसको एक मीडियम प्रोवाइड कर दिया, एक बैरियर प्रोवाइड कर दिया, बस इससे ज़्यादा वो कोई चीज़ नहीं करता। अगर वो कहेंगे कि ऑयल लगाने से कोई उसकी स्किन का डिजीज़ कम हो जाएगी या उसको कोई सोराइसिस या एक्जिमा का मसला था वो भी डील हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये एक मिथ है। ठीक है, सन ब्लॉक का इस्तेमाल कब और कैसे करना चाहिए? देखें, सन ब्लॉक जब आप स्टार्ट करते हो मॉर्निंग में, तो आप सब कुछ लोग कहते हैं हमने सुबह लगाया था, शाम 5 बज गए हैं, चल ही रहा है, सुबह चल लगाया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सन ब्लॉक लगाने का तरीका होता है 2 फिंगर्स एवरी 3 आवर्स। अगर 3 घंटे गुजर गए, आपने दोबारा उसको रीअप्लाई करना है। उसका 2 फिंगर से मुराद क्या है? 2 फिंगर्स भर के आपने, एक फिंगर भर के, यस, और पूरे फेस एंड नेक और एक्सपोज्ड एरियाज, आपके हैंड्स हैं, फीट हैं, जो जो एक्सपोज्ड एरियाज हैं वहां पे आपने लगाना है। सन ब्लॉक में भी आपने देखना है कि उसमें जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, वो UVA एंड UVB दोनों रेज को प्रॉपरली फिल्टर आउट कर रहा है, तो ये बहुत बेस्ट होता है, तो उसको आप यूज़ करें, लेकिन हर 3 घंटे बाद आपको उसको रीअप्लाई करना होता है। ठीक है, लेकिन एक लेबर पे काम करने वाला बंदा वो कैसे सन ब्लॉक को इस्तेमाल करेगा और किस तरह उसको मेंटेन करेगा? देखिए, करना तो ज़रूरी है, चाहे वो ऑफिस में काम करने वाला बंदा है या घर में काम करने वाला बंदा है या लेबर कर रहा है, उसको ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो अपने प्रॉपरली लेयर नहीं करेगा, उसको बैरियर नहीं देगा अपनी स्किन को, तो प्रोटेक्शन कहाँ से मिलेगी? जैसे UV एंड UVB रेज आपकी स्किन के अंदर एंटर होती हैं, तो स्किन कैंसर के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपकी मेलानोमा स्टार्ट हो जाता है मेलानिन प्रोडक्शन की वजह से। तो ये बहुत ज़रूरी है कि फुल बॉडी पे, आप देखें अंग्रेज़ भी तो सन बाथ लेते हैं ना पूरी बॉडी को लगा के, तो आप क्यों नहीं कर सकते? एक जो है लेबरर क्यों नहीं कर सकता? तो करना ज़रूरी है। घर में रहने वाली खवातीन को भी करना चाहिए, कि वो समझती हैं कि शायद हम घर में काम कर रहे हैं तो हमें नहीं ज़रूरत, नहीं, लेकिन देयर आर सम रेज जो आपकी एंटर हो रही होती हैं, घर में खिड़कियाँ हैं, दरवाजे हैं, एंटर हो रही होती हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप घर में भी यूज़ करें। ठीक, जैसे हमने टाइप्स ऑफ हाइड्रा फेशियल की बात की थी, तो हाइड्रा फेशियल में भी कुछ किस्में हैं, कोई उसके भी कुछ प्रोसीजर अलग अलग होते हैं, क्या है? आप कुछ लोग जो है 7 in 1
12 in 1, 14 in 1, 18 in 1 और एक टाइम 100 in 1 आ जाना है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली हाइड्रा फेशियल में जो पहले 3 स्टेप्स हैं जिसमें सक्शन, स्क्रबिंग और प्रॉपरली आपको लिफ्टिंग मिल रही है, दैट इज़ मोर देन इनफ। आपका बेसिक कंसर्न डील हो जाता है। अब ये बेसिकली सेलिंग स्ट्रेटजीज़ हैं और एक मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं कि आप कहते हो कि भाई इतने स्टेप्स की मेरे पास है, इतने स्टेप्स की है, लेकिन आपके कुछ जो स्टार्टिंग के स्टेप्स हैं वही आपके लिए काफ़ी हैं, जिसमें आप सीरम्स भी लगा देते हो, आप उसके ब्लैक हेड वाइट हेड्स को भी रिमूव कर देते हो, दैट आर मोर देन इनफ। ठीक। एक जो हमारा कोई भी क्लाइंट है वो एक कैसे ढूंढे कि एक अच्छी एस्थेटिक फिजिशियन जो है वो उसको कैसे सक्रूल करे? देखिए, ये तो एक्सपीरियंस उसको करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि अगले बंदे का कितना एक्सपीरियंस है, उसके क्लाइंट्स जो हैं वो सेटिस्फाइड जा रहे हैं उसके पास से, उसकी मेडिकल डिग्रीज ऑथेंटिक है, रजिस्टर्ड है, तो ऑब्वियसली ये चीज़ें मैटर करती हैं। दूसरा, उसको खुद आके एक चीज़ फील भी करनी पड़ती है। कंसल्टेशन में जैसे डॉक्टर को पेशेंट का पता लग जाता है, पेशेंट को भी डॉक्टर का पता लग जाता है कि भाई ये मेरी कंसल्ट मुझे सेटिस्फाइड करती है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ, आपको शुरू में आधा घंटा भी कंसल्टेशन करनी पड़े, करें, क्योंकि जब तक एक क्लाइंट आपका सेटिस्फाइड नहीं होकर जाता ना आपसे, आप यू आर नॉट अ गुड प्रैक्टिशनर। तो आपने उसको हर उसका सवाल, उसके ऐसा ना हो घर जाए और कि 10 और पूछने थे, पूछ नहीं पाया, डॉक्टर से डर लग रहा था, पता नहीं क्या कहती है आगे से या क्या कहता। ये एक बैरियर आपको तोड़ना पड़ेगा, डॉक्टर पेशेंट रिलेशन बहुत अच्छा होना पड़ेगा। तो वो ऑब्वियसली पेशेंट को आइडिया हो जाता है कि हमारा जो डॉक्टर है हमारी छोटी छोटी बातों को सुन रहा है, इसको कंसर्न है हमारे साथ कि जस्ट ये पैसा कमाने के लिए बैठा है, तो वो विजिट करता है, आता है और उसको फील हो जाता है। आपके नज़दीक एक अच्छा एस्थेटिक सेंटर कैसा होना चाहिए? एक अच्छा स्टैंड, सबसे पहले तो जो हमें डिफ्रेंशिएट करता है बाकी चीज़ों से, वो एक हाइजीन है। हाइजीनिक स्टैंडर्ड्स बहुत फॉलो करने चाहिए। कोई भी ट्रीटमेंट कर रहा है उसके ग्लव्स होने चाहिए, उसकी नीडल्स डिस्पोजेबल होनी चाहिए, काम किया नीडल्स को डिस्पोज कर दिया। जो भी ट्रीटमेंट करना है एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट पे हमेशा सैनिटाइजेशन करके करना है। रूम्स आपके प्रॉपरली एयर कंडीशनड हो। आपका क्लाइंट ऐसा नहीं है कि जो आप उसको एक बिलो द एवरेज ट्रीटमेंट्स दे रहे हो, आपने उसको हाई क्लास ट्रीटमेंट, आइदर वो अफोर्डिंग है नॉन अफोर्डिंग है, इसके फ़र्क नहीं होना चाहिए। आपको सबको एक मेयारी ट्रीटमेंट ही देना है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि आप क्लाइंट सेटिस्फाइड जाए आपके पास से, प्रॉपर अच्छे रिव्यूज़ दे, डॉक्टर कंसर्न्ड हो। ये ना हो कि ट्रीटमेंट हो रहा है डॉक्टर को पता ही नहीं है, डॉक्टर आके देखे, ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट भी देखे, आफ्टर द ट्रीटमेंट, और कोशिश करे अपने हाथ से परफॉर्म करे। अगर नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट है तो उसको प्रॉपरली अंडर द सुपरविजन करवाए। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, अगर लोग आपसे रब्ता करना चाहें तो कैसे करें, और डॉक्टर कंदील रिदा का पब्लिक के नाम क्या पैगाम? जी, अच्छा, अगर आप मेरे से रब्ता करना चाहते हैं, मेरा नाम डॉक्टर कंदील रिदा है और मैं बैठती हूँ लेक सिटी में। द डर्मा एस्थेटिक क्लिनिक है नियर अस्करी बैंक, और इसके अलावा PIA में द डर्मा एस्थेटिक क्लिनिक की ब्रांच है, और वहाँ पे भी आप विज़िट कर सकते हैं और मेरे से कंसल्टेशन भी करवा सकते हैं, अपनी एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स भी करवा सकते हैं। थैंक यू। जी नाज़रीन, आपने देखा कि डॉक्टर कंदील रिदा हमारे साथ मौजूद थी, जो कि मास्टर ट्रेनर भी हैं और एस्थेटिक के जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं, उसकी जितनी एडवांसमेंट हैं उसके ऊपर मजबूत ग्रिप रखती हैं, और इसी तरह कंसल्टेंट एस्थेटिक फिजिशियन भी हैं, अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी महारत रखती हैं। जिस तरह आपने देखा कि प्रोग्राम के अंदर मैंने हर सवाल को डिफरेंट एंगल्स के साथ डॉक्टर साहब के सामने रखने की कोशिश की, और हमने कोशिश की कि बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करें, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को प्रमोट करें, ताकि आप लोगों को पता हो कि आपकी स्किन के ऊपर आने वाली कोई भी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो उसका ट्रीटमेंट कैसे, कब और कहाँ से किया जा सकता है। हमारा पर्पस जो है इस प्रोग्राम का वो बेसिकली आपको वेल अवेयर करना, वेल एजुकेट करना, आपको नॉलेजेबल बनाना, और आपको अपनी बीमारी के बारे में अंडरस्टैंडिंग पैदा करवाना कि आपको जो बीमारी है ये क्यों हुई है, इसका इलाज कहाँ से है, और कौन सी स्पेशलिटी जो है वो इसको डील करती है। अगर आपको हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिक़ किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई आप हमें सजेशन करना चाह रहे हो, कमेंट बॉक्स में आइए, नेगेटिव लिखें या पॉजिटिव लिखें, लेकिन ज़रूर लिखें। जब आप लिखते हैं तो हमें अपनी इस्लाह का मौका मिलता है, हमारी रीच बढ़ती है, और हम आपके उठाए गए सवालात को नेक्स्ट गेस्ट के सामने रखने की भरपूर कोशिश करते हैं और उनके सवालात आप लोगों तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। मुझे डॉक्टर रिदा कंदील रिदा और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। हम दोबारा एक नए गेस्ट के साथ, एक नए सवाल जवाब के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।